तारीख 26 जनवरी 2001 सुबह के 8:45 बजे देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। तभी गुजरात के एक शहर भुज में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आती है। 85 सेकंड तक धरती हिलती है और इसके बाद हर जगह बस तबाही ही तबाही। 1.5 मिनट के भीतर पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। इस भूकंप में 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। राहत कार्य पहुंचाने में सरकार की सांस फूल गई थी। इसे राज्य सरकार की एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अगर 2002 के विधानसभा चुनाव में वो केशुभाई पटेल के चेहरे के साथ जाते हैं तो बड़ी एंटी इनकम्बेंसी फेस करना पड़ सकता है। तो विधानसभा चुनाव से पहले केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के इस दूरगामी फैसले ने राज्य से लेकर पूरे देश तक में सफलता प्राप्त की, लेकिन गुजरात की एक सीट को भाजपा के लिए अभेद्य किला बना दिया। इस सीट का नाम है विसावदर। मानो पूरा गुजरात एक तरफ, विसावदर एक तरफ। यह सीट थी केशुभाई पटेल की, जहां से वो कई बार विधायक भी बने थे। आज यह सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि भाजपा की पुरजोर आजमाइश के बावजूद इस पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत हुई है। तो आज हम बात करेंगे इस सीट के इतिहास की। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। विसावदर सीट को आप ऐसे मानिए कि एक वक्त तक उसने हमेशा स्टेट के ट्रेंड को ही फॉलो किया है। 1972 में यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 1972 से 1990 तक जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, तब तक यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक बनते रहे। जब जनता दल की सरकार बनी तो जनता दल के विधायक बने। 1972 में यहाँ के पहले विधायक थे रामजी भाई करकर। 1975 में विधायक बने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के कुराजी भेसनिया। यह पार्टी कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर बनी थी। 1980 से 85 तक कांग्रेस के ही धीरज लाल रिवाड़िया और पोपट लाल रमानी विधायक रहे। 1990 में कुराजी भेसनिया भाजपा उम्मीदवार को हराकर जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। 1990 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के खिलाफ जनता दल और भाजपा ने हाथ मिला लिया। इस चुनाव के बाद गुजरात में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता दल की ओर से चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री और केशुभाई पटेल उप मुख्यमंत्री बने। 1995 के विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल ने अपनी सीट टंकारा से विसावदर कर दी। इसके दो कारण थे। पहला कि यह पाटीदार बाहुल्य सीट है, दूसरा कि जनता दल बहुत कमजोर हो चुकी थी। जनता दल के इतने फ्रैक्शन हो चुके थे कि सत्ता पाने के सिर्फ 5 सालों के भीतर ही वो गुजरात से खत्म हो चुकी थी। जब नतीजे आए तो पहली बार विसावदर में कोई भाजपाई विधायक बना और प्रदेश में कोई भाजपाई मुख्यमंत्री। भाजपा ने 182 में से 121 सीटें जीतकर बड़ी बहुमत प्राप्त की। कांग्रेस को 1990 की तुलना में 12 सीटें ज्यादा मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता दल के जो वोटर्स थे उसमें से ज्यादातर वोटर्स भाजपा के साथ जुड़ गए। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पद के लिए एक और बड़े दावेदार थे शंकर सिंह वघेला, क्योंकि पार्टी फंडिंग से लेकर तमाम सांगठनिक काम में उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी थी। बावजूद इसके केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तब नरेंद्र मोदी पार्टी के संगठन सचिव की भूमिका में थे। केशुभाई के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद शंकर सिंह वघेला ने पार्टी के 47 विधायकों को मध्य प्रदेश के खजुराहो लेकर चले गए और पार्टी तोड़ने की धमकी दे दी। वघेला ने केशुभाई पर पाटीदारों को बहुत ज्यादा फेवर करने के आरोप लगाए। खैर, केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने रास्ता ढूंढा और एक सुलह के तहत किसी तीसरे विधायक सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि कम विवादित और इनमें से किसी भी गुट के नहीं थे। लगभग साल भर तक सुरेश मेहता मुख्यमंत्री रहे। हालांकि शंकर सिंह वघेला किसी भी तरह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने इस सुलह के एक साल बाद 1996 में अपने गुट के विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाई। नाम था राष्ट्रीय जनता पार्टी। शंकर सिंह वघेला को कांग्रेस का समर्थन मिला और वो मुख्यमंत्री बन गए। वघेला लगभग 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद राजनीतिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से उनका तनाव बढ़ता गया। कांग्रेस के समर्थन से टिकी 46 विधायकों वाली पार्टी को आखिरकार समझौते का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कांग्रेस ने शर्त रखी कि वघेला मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। वघेला को यह शर्त माननी भी पड़ी और उन्होंने अपने करीबी दिलीप पारीख को मुख्यमंत्री बनाया। दिलीप पारीख के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह तनाव कम नहीं हुआ। 5 जनवरी 1998 को आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव कराने की मांग की। चुनाव होने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। मार्च 1998 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ। भाजपा को 117 सीटों के साथ बड़ी बहुमत मिली और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। इस विधानसभा चुनाव में भी केशुभाई विसावदर से चुनाव लड़े और लगभग 51,000 वोटों से यह चुनाव जीता।
यह चुनाव केशुभाई पटेल के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, तो चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी बनाए गए। अब तक केशुभाई पटेल प्रदेश में पाटीदारों के सबसे बड़े नेता बन गए थे। केशुभाई ने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर काफी जोर दिया। इस तरह धीरे धीरे 3 साल बीतते चले गए। इस बीच कुछ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विफलता ने केशुभाई पटेल की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया, जैसे 1998 के दौरान कांडला साइक्लोन और 1999 में भयानक सुखाड़। तब ऐसी आपदाएं सरकार पलटने का दम रखती थी, मगर सबसे बड़ा निर्णायक साबित हुआ भुज का भूकंप। 26 जनवरी 2001 को आया यह भूकंप भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इस भूकंप में जान माल की बहुत भारी क्षति हुई थी। इस भूकंप में 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग 2 लाख से भी ज्यादा घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए थे। यह भूकंप इतना बड़ा था कि भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन तक लेना पड़ा था। इसके अलावा कई देशों ने भारत को आर्थिक सहयोग भी किया था। इस भूकंप ने केशुभाई पटेल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल खड़ा कर दिया था। अमूमन ऐसी आपदाओं के बाद सरकार कटघरे में खड़ी होती है। एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा ही लगा। अगले ही साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने तय किया कि वो चुनाव में केशुभाई पटेल के चेहरे के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो कि केशुभाई पटेल के बेहद करीबी थे। नरेंद्र मोदी अब तक सिर्फ संगठन की ही जिम्मेदारी निभा रहे थे। तब वो पार्टी संगठन में सचिव की भूमिका निभा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। केशुभाई पटेल को खुश करने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया, लेकिन केशुभाई पटेल केंद्र में जाने के बाद धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन होते गए। 2002 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 127 सीटें जीती। तब तक शंकर सिंह वघेला कांग्रेस में जा चुके थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सिर्फ 51 सीटें ही जीती। चूंकि केशुभाई पटेल राज्यसभा सदस्य थे, तो उन्होंने विसावदर से 2002 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा के टिकट पर कन्नू भलाला यहां से विधायक बने। इसके बाद 2007 में भी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो कन्नू भलाला ही यहां से विधायक भी बने, क्योंकि केशुभाई पटेल तब भी राज्यसभा सांसद थे। मगर 2008 में केशुभाई पटेल को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। धीरे धीरे केशुभाई पटेल प्रदेश में अपना राजनीतिक हस्तक्षेप होते जा रहे थे। 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते आखिरकार उनका धैर्य टूट गया। 2012 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी बनाई। नाम था गुजरात परिवर्तन पार्टी। केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी सिंबल पर विसावदर से चुनाव लड़ा। पाटीदारों ने उनके समर्थन में पूरी तरह एकजुटता दिखाई। केशुभाई पटेल ने कन्नू भलाला को लगभग 42,000 वोटों से हराकर एक बार फिर से विधायक बने। 2008 के बाद विसावदर के पाटीदारों में भाजपा के खिलाफ बहुत गुस्सा और एंटी भाजपा सेंटिमेंट भर गया था। ऐसे में जब केशुभाई पटेल ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उनके लिए विधायक का चयन करना और आसान हो गया। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ चुकी थी। ऐसे में प्रदेश भर के पाटीदारों का समर्थन पाने के लिए भाजपा ने केशुभाई पटेल को मनाना शुरू कर दिया। केशुभाई का स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने भी तय किया कि जिस पार्टी को उन्होंने गुजरात में जीरो से हीरो बनाया, उनके साथ जुड़कर ही ग्रेसफुली रिटायरमेंट लें। विधायक बनने के बाद केशुभाई पटेल वैसे भी राजनीति में सक्रिय नहीं रह गए थे। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और फरवरी 2014 में भाजपा में फिर से शामिल हो गए। आरएसएस, भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि केशुभाई पटेल पार्टी में वापस आ जाएं। भले ही केशुभाई पटेल ने भाजपा ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन एंटी भाजपा सेंटिमेंट खत्म नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में जब उस सीट पर उपचुनाव हुए तो पाटीदार जाति के कांग्रेस उम्मीदवार हर्षद कुमार रिबाड़िया ने वहां से चुनाव लड़ा। भाजपा ने वहां से केशुभाई पटेल के बेटे भरत भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार से लगभग 11,000 वोटों से हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सीट पर चुनाव हुए। इस बार भी हर्षद रिबाड़िया ने भाजपा उम्मीदवार किरित पटेल को लगभग 23,000 वोटों से हराया। तब तक हर्षद रिबाड़िया का कद और बड़ा हो चुका था। वो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता थे। पूरा पाटीदार आरक्षण आंदोलन ही भाजपा के खिलाफ था, जिसमें पाटीदारों ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की डिमांड की थी। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण पाटीदारों के बीच उनकी स्वीकार्यता और ज्यादा बढ़ गई थी।
इसलिए जीत की मार्जिन भी और ज्यादा बढ़ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हर्षद रिबाड़िया कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। हर्षद रिबाड़िया अब चाहते थे कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ रहें जो कि सत्ता में हो। उन्होंने तर्क दिया कि वो विपक्ष में रहकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी सीट पर एंटी भाजपा सेंटिमेंट को नहीं भांप पाए। इसी बीच आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना डेब्यू कर रही थी। तब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया। गोपाल भी पाटीदार आंदोलन से निकले एक बड़े उभरते नेता थे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2021 में लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 27 और गांधीनगर में 1 सीट जीती थी। गोपाल इटालिया ने वहां से भाजपा से ही जुड़े एक पाटीदार नेता भूपेंद्र भयानी को चुनाव मैदान में उतारा। भूपेंद्र भयानी जूनागढ़ के एक पंचायत से सरपंच भी रह चुके थे। गोपाल इटालिया के नेतृत्व के कारण यहां पर भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी एंटी भाजपा फोर्स बनने में कामयाब रही। 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। पूर्व में भाजपा से जुड़ाव और सीट पर एंटी भाजपा सेंटिमेंट के कारण भूपेंद्र भयानी 2 बार के विधायक हर्षद रिबाड़िया को हराने में कामयाब रहे। भयानी ने यह चुनाव लगभग 7000 वोटों से जीता। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने डेब्यू करते हुए 5 सीटें जीती थी। दिसंबर 2023 में भूपेंद्र भयानी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए भयानी ने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी अच्छी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर सकते, जो कि हमारे देश के गौरव हैं और विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। आगे उन्होंने कहा कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि विधायक बनने से पूर्व उन्होंने 22 सालों तक भाजपा से ही जुड़कर काम किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा था कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। गढ़वी ने यह भी कहा कि भयानी को भी भाजपा ने टॉर्चर करके अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया। भयानी के भाजपा में शामिल होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सीट पर आगे जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा भूपेंद्र भयानी को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए भयानी ने कहा था उन्हें उम्मीदवार बनाना या ना बनाना पार्टी का निर्णय होगा। वो विधायक पद से इस्तीफा देकर किसी टिकट के लिए भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। 25 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। इसमें 2 सीट गुजरात की भी थी, कड़ी और विसावदर। जब भाजपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया तो उसमें भूपेंद्र भयानी का नाम शामिल नहीं था। इसके 2 कारण थे। पहला कि भयानी के दल बदलने की आदत, दूसरा कि इस बात को लेकर वोटरों के बीच असंतोष हो सकता था कि भयानी ने फिर से चुनाव लड़कर टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया। इसलिए भाजपा ने जूनागढ़ के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष किरीट पटेल को 2017 के बाद एक बार फिर से टिकट दिया। वो भी पाटीदारों के बीच एक चर्चित और प्रभावी चेहरा है। इधर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद किसी भी तरह अपना यह सीट बचाना चाहती थी, तो उसने गोपाल इटालिया को मैदान में उतार दिया। पाटीदारों के बीच गोपाल इटालिया सबसे बड़े एंटी भाजपा चेहरों में से एक हैं। भयानी के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो गुजरात के अंदर बीजेपी के डोमिनेंस को चुनौती दे। इटालिया के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी ने लगातार रोड शो और रैलियां की। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार नितिन रनपरिया कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखे। यह लड़ाई मुख्य रूप से गोपाल इटालिया और भाजपा उम्मीदवार किरीट पटेल के ही बीच रही। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किरीट पटेल के लिए रैलियां भी की, लेकिन वो गोपाल इटालिया के सामने कहीं नहीं टिक पाए। गोपाल इटालिया ने लगभग 17,000 वोटों से किरीट पटेल को यह चुनाव हराया। इस सीट पर भाजपा की यह लगातार 5वीं हार थी। भाजपा पर यह आरोप लग रहे थे कि वो उपचुनाव में जानबूझकर देरी कर रही है ताकि पूरी ताकत लगाकर यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर सके, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। तो इस सीट को हम ऐसे समझें कि जो भी यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा उसे मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो कोई सिटिंग विधायक हो या पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा। हर भाजपा टिकटार्थी को इस सीट ने एक जैसा सम्मान दिया। कुल मिलाकर ये एक ऐसी सीट है जहां केंद्र या राज्य में किसी की भी सरकार हो, यहाँ की जीत और हार का समीकरण लोकल लेवल पर ही तय होगा। तो ये थी कहानी विसावदर सीट की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया था आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव। नमस्कार।